है संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं। और जैसा कि आप ये भी जानते होंगे, आपको सूचना मिल गई होगी कि मेरे साथ में सत्यादि शर्मा संस्थान की या इंस्टीट्यूट की एक और बेहतरीन फैकल्टी अतुल सर भी आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी सिलेबस या ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। यानी हम दोनों मिलकर के इस सब्जेक्ट को आप लोगों को डील करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। आज 24 मार्च है, मेरी आज पहली क्लास है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहली क्लास में आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा होना जरूरी है कि असल में हम संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह का सिलेबस है, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद में फिर हम ये समझेंगे कि किस तरह से सत्यादि शर्मा संस्थान या इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए बेहतर सर्विसेज के लगातार प्रतिबद्ध है और शून्य से शिखर के उदाहरण लगातार आपके लिए लेकर आते हैं और किस प्रकार से हम आपके लिए सिलेबस को पूर्ण कराने के साथ आपके रोजगार और अन्य जितने भी जीवन संबंधी एस्पेक्ट है उसमें आप बेहतर उन्नति कर सके उसके लिए प्रयास करते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में किस तरह का सिलेबस हमें दिया गया है। पहले हम उसे समझेंगे, फिर उसके बाद में आज हम इस सिलेबस को समझने के बाद एक ऐसे टॉपिक को उठाएंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि आखिर ज्योग्राफी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ाया जाता है और इसकी क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, इसका एम क्या है, ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है ना, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भूगोल विषय का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उसका जो है ओरिजिन बना, यानी कि उसका उत्पत्ति कैसे होता है, वो किस तरह से समय के साथ में उन्नत होता है, इस सब्जेक्ट की उन्नति और डेवलपमेंट पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। आप जैसा कि आप लोग सिलेबस को हो सकता है कि प्रॉपर्ली डाउनलोड कर भी चुके होंगे, तो उसी सिलेबस को आप सामने रख लीजिए या मैंने आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस ले लिया है। पहले मैं आपको 5-10 मिनट में इस सिलेबस को थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके सामने अतुल सर ने भी सिलेबस को रखा था, समझाया था, वैसे ही मैं आपको ये सिलेबस समझाऊंगा। बाकी क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल आप लोगों के बीच में आ चुका होगा। जिस भी विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं संविदा पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आपके लिए वो हर विषय लगभग सत्यादि शर्मा संस्थान अवेलेबल करा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की, जो संविदा पात्रता परीक्षा का सिलेबस है एमपीटेट वर्ग 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो भूगोल विषय में आपके सामने टोटल 5 यूनिट आती है और ये 5 यूनिट में क्या क्या आता है पहले इसको समझिए। भौतिक भूगोल आता है, भौतिक भूगोल के अलावा अगर हम बात करें तो और क्या आता है, तो इसमें आता है आपके सामने वायुमंडल, जिसे हम वायुमंडल को हम कह सकते हैं जलवायु भूगोल। तीसरा आता है जलमंडल, जिसे हम समुद्री भूगोल भी कहते हैं। और फिर इसके अलावा हमारे सामने यूनिट आती है जैवमंडल। और इस जैवमंडल के अंतर्गत आप जानते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी, साथ में पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा होगी। और इसके बाद एक और यूनिट आती है आर्थिक भूगोल, यानी कि पहली जो यूनिट आपके सामने है इस सिलेबस की वो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आपके सामने सिलेबस है, तो किन किन सेगमेंट में इनको बांटा है। पहला सेगमेंट में उन्होंने सीधे सीधे दिया कि भाई साहब हम आपके भौतिक भूगोल में इस भौतिक भूगोल का क्या अर्थ होता है, इसका नेचर क्या है, किन किन सेक्टर में इस विषय को पढ़ा जाता है, इसका महत्व क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास संबंधी कौन कौन से सिद्धांत, यानी पृथ्वी का कैसे जन्म हुआ, किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर वेगनर नाम के जलवायु एक वेगनर नाम के भौतिक वैज्ञानिक थे, ये कहें फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ज्योग्राफी में भी काम किया। उनका एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक प्लेट विवर्तनिकी नाम का सिद्धांत है। पृथ्वी का आंतरिक और बाहरी स्वरूप को हम यहाँ समझेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात इत्यादि को भी हम समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। फिर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में यानी कि लिथोस्फीयर में अगर हम बात करें तो चट्टानों को समझेंगे, उनके संगठन को समझेंगे, किस तरह से चट्टानों का अपक्षय होता है, उच्चावच किस तरह से चट्टानों से बनते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह की चीजों को उच्चावच कहा जाता है। भौगोलिक कारक और एवं प्रक्रिया, जैसे कि इनके बनने के पीछे क्या क्या चीजें काम करती है, किन प्रक्रियाओं से इन चीजों का निर्माण होता है, अपर्दन जैसी घटना, परिवहन, यानी कि एक चट्टान का या उसके विखंडन के बाद उसके
एलिमेंट्स का किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है उसे कहा जा रहा है परिवहन। फिर निक्षेपण यानी किस तरह से ये डिपॉजिट होती है कहीं पर जाकर, नदियों को पढ़ना है, भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, हिमानी यानी ग्लेशियर, सागरी जल यानी ओशन वाटर और पवन आदि, इस सभी चीजों को हमें स्थल मंडल में पढ़ना है। वही अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते तो वायुमंडल में क्या क्या आता है, वायुमंडल का हम सीधा सीधा अगर एस्पेक्ट लगाएं तो इसे हम कह सकते हैं कौन सा क्षेत्र, तो जलवायु भूगोल, जिसमें आपका पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है जिसमें कई तरह की गैसें तैर रही है, उस वातावरण और उस गैसों का हमें क्या करना है, डिटेल से अध्ययन करना है कि वो वातावरण कैसे बना, किन किन परतों में वो बटा हुआ है, मौसम और जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है या फैक्टर है। वायुमंडल के तापमान पर हम बात करेंगे, यानी कि किस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान घटता और बढ़ता है, अलग अलग परतों में किस तरह से तापमान में चेंजेस आते हैं। सूर्याताप जिसे इंसोलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी सूर्य से आने वाला जो सोलर रेडिएशन है वो पृथ्वी पर किस तरह से पहुंचता है, किस तरह से पृथ्वी को उससे ऊर्जा मिलती है और इससे यहाँ जीवन की उत्पत्ति होती है, ये चीजें भी हम यहाँ समझेंगे। साथ में ताप कटिबंध यानी कि कौन से पृथ्वी के वो इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा ठंड गिरती है, या बहुत सारे इलाके ऐसे भी है जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे इलाके कौन से हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिलती है। वायुदाब यानी एयर प्रेशर, यानी पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की वायु के द्वारा या गैसों के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उस दबाव को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है, तो उसको पढ़ेंगे। और इस वायुभार या वायुदाब के कारण किस तरह से पवनों का पृथ्वी पर जो है संचरण होता है, पवनें किस प्रकार चलती हैं उन पर भी बात करेंगे। और साथ में वायुदाब में भी आप पाएंगे कि पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा वायुदाब नहीं है। इसका क्या प्रमाण है सर, तो मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं कि पवनों का चलना ये बताता है कि वायुदाब में अंतर है। पृथ्वी के हर इलाके का जो एयर प्रेशर है वो एक जैसा नहीं है। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि पवनें तभी चलती है जब वायुदाब में क्या हो, अंतर हो। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि भोपाल शहर है जहाँ वायुदाब कम है और इंदौर शहर है जहाँ वायुदाब ज्यादा है, तो इंदौर से भोपाल की ओर वायु का प्रवाह होगा और उसी को हम पवने कहते हैं। तो इस पवनों वाले टॉपिक के साथ हम वायुदाब क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कौन सी पवने हैं जिन्हें हम स्थायी कहते हैं और स्थानीय पवने कहते हैं। पवनों के भी प्रकार हैं। कुछ पवने ऐसी है जो धरती पर किसी इलाके में हमेशा चलती रहती है, यानी कि 24/7 चलती है, कभी भी रुकती नहीं है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कुछ समय के लिए स्थानीय पवने चलती, जैसे आपने भारत में पवन का नाम सुना होगा, लू। लू के बारे में आपने सुना है, ठीक है, तो वो भी है। अब भैया हेलो मैम, बेटा सर पढ़ा रहे हैं, है ना, एमपीटेट V1 पॉलिटिकल साइंस आज की क्लास जल्दी से एप्लीकेशन पे, हाँ बिल्कुल डलवा देंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह पृथ्वी पर आर्द्रता का निर्माण होता है, वायुमंडल में आर्द्रता किस प्रकार से जो है लगातार आर्द्रता के कारण जो है प्रभाव का निर्माण होता है, जैसे कि संघनन की क्रिया, कोहरा बनना, पाला होना, ओस गिरना, बादल का बनना, वर्षा का होना, ये सब आर्द्रता संबंधी प्रभाव है। तो आर्द्रता क्या है, आर्द्रता किस प्रकार हमारी जलवायु और मौसम को प्रभावित करती है, किस तरह से जलवायु और मौसम जो है आर्द्रता में बदलाव के कारण जो है लगातार किसी इलाके में चेंजेस के लिए जाने जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। साथ में विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व ताप वर्धन जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु का जो परिवर्तन इस पृथ्वी पर पिछले 50-100 सालों से लगातार जो है जलवायु में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को और उससे जुड़ी चीजों को भी हमें पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ये सारी चीजें वायुमंडल यानी कि जलवायु भूगोल में आने वाली है। आगे बात करें तो जलमंडल, जलमंडल को आप यहाँ सीधे सीधे सागरीय भूगोल भी कह सकते हैं, महासागरीय भूगोल भी कह सकते हैं, या समुद्र भूगोल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में क्या क्या होता है, तो ओशनोग्राफी में आप जानते हैं कि सबसे मेजर चीज होती है महासागर। तो महासागर में भी आप पाएंगे कि महासागर जो है जैसे जैसे आप महासागरों में अंदर की ओर
अंदर की ओर जानने की कोशिश करेंगे तो महासागरों में आपको गहराई के साथ परिवर्तन मिलेगा। जैसे जैसे आप महासागरों में अंदर की ओर मूव करेंगे, गहराई में जाएंगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा। कहीं पर बहुत ज्यादा तीखा ढाल होगा, कहीं पर एकदम से मैदान आ जाएगा, कहीं पर बहुत ही गहरा गड्ढा आ जाएगा जैसे आप गर्त वगैरह बोलते हैं, जैसे मेरियाना गर्त। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, ये महासागरीय गर्त, ये सब किसमें आते हैं? महासागर के उच्चावचों में आते हैं। साथ में हमें पृथ्वी पर जो भी महत्वपूर्ण महासागर जैसे हिंद है, प्रशांत है, अटलांटिक है, उसके गहराई में किस प्रकार का चेंजेस है, यानी प्रशांत महासागर में किस प्रकार से ढाल बनता है, किस तरह का मैदान जनरेट होता है, वहाँ कौन कौन से प्रमुख गर्त हैं, किस तरह के गर्त पाए जाते हैं, इन सब चीजों की एक एक महासागर के हिसाब से चर्चा करनी है। फिर महासागरीय जो जल होता है उसका क्षैतिज और लंबवत तापमान, यानी कि क्षैतिज मतलब जैसे जैसे आप तट से दूर जाएंगे टेम्परेचर में क्या फर्क आएगा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे यानी कि अंदर की तरफ जाएंगे, लंबवत जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा। और साथ में जो खारापन होता है, समुद्र का खारापन जिसे सैलिनिटी बोलते हैं, वो सैलिनिटी हर जगह एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? कहाँ ज्यादा सैलिनिटी है, कहाँ ज्यादा समुद्रों में खारापन है, किस इलाके में समुद्र में खारापन कम है, इन चीजों पर भी चर्चा होगी। ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। लहरें हो गई, ज्वार भाटा हो गया, महासागरीय जलधाराएं हो गई, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ्स हो गई, महासागरीय जीव जंतु और उसकी वनस्पति। क्या है कि हमें पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव जंतु धरातल पर दिखते हैं, हाथी, घोड़ा, ठीक है ना, बाघ, चीते, शेर, ये हम देख लेते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर की जो महासागरीय वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, है ना, उसके बारे में हमें जो जानकारी नहीं है, उस जानकारी को भी हमें यहाँ प्राप्त करना है। और साथ में इन समुद्रों का, इन महासागरों का मानव जीवन पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वो भी समझना है। आगे अगर हम बात करें, अगले 5 मिनट में अगर मैं आपको समझाऊं तो जीवमंडल भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है, जिसमें जीव जंतु के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत, जिसमें पोल्यूशन हो जाएगा, ओजोन परत में छेद हो जाएगा, वनों की कटाई हो जाएगी, नगरीकरण, औद्योगिकरण का किस प्रकार इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, ये चीजें यहाँ आ जाएगी। और उसको संरक्षित करने के लिए, जीवमंडल को बचाए रखने के लिए किस किस प्रकार के प्रयास हमारे देश में हुए हैं, उन पर बात होगी। खास करके चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली का आंदोलन, जैसे एपीको आंदोलन भी बोलते हैं, सीएनजी आप पता है कि एक प्राकृतिक प्रकार की गैस है जिसके कारण वाहनों को चलाया जाता है, तो ये सीएनजी। साथ में जल संरक्षण संबंधी जो भी भारत सरकार के प्रयास है या यूं कह सकते हैं वैश्विक प्रयास है, उन पर भी चर्चा यहाँ होगी। इसके अलावा बात करें तो दूसरी यूनिट में आर्थिक भूगोल आता है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र और विषय वस्तु, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जैसी जो चीजें आपने सुनी है इकोनॉमी में आती है कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री वगैरह आती है, सर्विस सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र आता है। ये सारी चीजें आर्थिक भूगोल में। कृषि, खास करके अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, कौवा, कपास, जूट, ऊन, रबर और मछली के जो प्रमुख क्षेत्र हैं समुद्रों में, उनका वैश्विक वितरण कैसा है, यानी कहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है, किस तरह के क्लाइमेट में गेहूं होता है, किन देशों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, चावल के मामले में किस तरह की जलवायु चाहिए होती है, चावल के उत्पादन के विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, चावल किस प्रकार की खेती कही जाती है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। साथ में ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कहने का मतलब जिस तरह से पूरा विश्व एक व्यापार क्षेत्र के रूप में बदल चुका है। एक देश अपने सामान को दूसरे देश तक पहुंचाता है, दूसरा देश तीसरे देश को पहुंचाता है। जैसे भारत कई सारी चीजों का निर्यात करता है, खास करके एग्रीकल्चर का सामान, और दुनिया के कई देशों से सामान मंगाता है। तो इस व्यवस्था के कारण हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या भूमंडलीकरण के कारण इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको समझेंगे। साथ में मिनरल्स के बारे में बात होगी, खास करके लौह अयस्क,
मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, टिन, जिंक यानी जस्ता, तांबा यानी कॉपर, बॉक्साइट यानी जिससे एल्यूमिनियम बनता है, इनका विश्व स्तर पर किस तरह से उत्पादन होता है, इनका वितरण कहां-कहां पर है, धरती में किन-किन इलाकों में इस तरह के खनिज मिलते हैं और कहां-कहां इनके प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं, इन पर भी चर्चा इस भूगोल में की जाएगी। यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीजें होंगी, एग्रीकल्चर से जुड़ी और खास करके मिनरल से जुड़ी, ठीक है ना। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो ईंधन और शक्ति यानी कि फ्यूल और पावर के जो रिसोर्सेज हैं, कहने का मतलब जो कोयला है, पेट्रोलियम सामग्री है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, साथ में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर हम जो है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं, ये सारी चीजें किस तरह से इस पृथ्वी पर प्रोड्यूस की जा रही है, इन चीजों पर भी चर्चा होगी। साथ में कुछ प्रमुख विनिर्माण उद्योग जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र के कारखाने, पेट्रो रसायन यानी कि रिफाइनरीज और पेट्रो रसायन के जो बड़े बड़े कंपनीज है उन पर चर्चा होगी। फर्टिलाइजर के उद्योगों पे बात होगी, इनको प्रभावित करने वाले कारक भी पड़ेंगे और वर्ल्ड स्तर पर या विश्व के स्तर पर किस प्रकार से व्यापार होता है उस पर भी चर्चा होगी। वहीं परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, तो परिवहन के विभिन्न साधन जैसे कि वायु, जल, सड़क, रेल, इनका किस प्रकार से हमारे जीवन में सापेक्षिक महत्व है और विश्व के कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ट्रांसपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, परिवहन के बड़े-बड़े रास्ते जल, थल और वायु वाले, इन पर भी चर्चा होगी, ठीक है ना। फिर आते हैं भूगोल में, आता है तीसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल का अर्थ क्या है ये समझेंगे। मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, क्षेत्र और विषय वस्तु और इसके साथ में उसकी शाखाएं। मानव में एक सबसे बड़ी चीज आती है जनसंख्या, जनगणना और साथ में मानव विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, इन चीजों का विकास कैसे हुआ, कौशल का विकास कैसे हुआ, इसकी अवधारणा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना। आपने मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ा होगा, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अधिवास का मतलब क्या होता है? अधिवास मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी इलाके में बसा हुआ है तो वो इलाका ग्रामीण है कि शहरी इलाका है, वहां किस तरह का जीवन यापन होता है, किन किन चीजों से वहां जो है रोजगार पैदा होता है, किन किन चीजों से वहां पर लोगों को आय प्राप्त होती है, किस तरह से वो लोग वहां जीवन यापन करते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा जो सिस्टम है ये अधिवास में आता है। इसके बाद अगला आता है भारत का भूगोल यानी यूनिट नंबर 4। इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इन सिलेबस में शामिल है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टियां हैं, साथ में भू संसाधन जैसे कृषि भूमि है, फसलें हैं, कृषि का विकास है, मिट्टी है, वन है, मछली के क्षेत्र है, पशु संसाधन है, जल संसाधन है, इन खनिज के बारे में, पावर के रिसोर्सेज के बारे में, ये सारे भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। जो भी चीजें एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज है उन सबका डिटेल इस यूनिट में किया जाएगा। और फिर इसके बाद आते हैं मानवीय क्रियाकलाप जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। जैसे इसे कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि पशुपालन का काम, एग्रीकल्चर का काम, खनिज खनन व्यवस्था, ये सारी चीजें। द्वितीयक में आता है, क्या आता है तो उद्योग धंधे आते हैं, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, फॉरेस्ट आता है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें किस तरह से एक दूसरे से रिलेट है ये हमें यहाँ पढ़ना है। और उसके बाद आती है अगली यूनिट जिसमें आप पढ़ने जाएंगे प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों और आपदाओं के बाद परिवहन, संचार और आखिरी यूनिट है प्रायोगिक भूगोल। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको देखकर लगेगा कि सर ये तो हमें सांख्यिकी का विषय लग रहा है या हमें गणित की भाषा लग रही है। बिल्कुल सही बात है, ये सांख्यिकी और गणित पर आधारित यूनिट ही है जिसे हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कहते हैं। थियोरेटिकल ज्योग्राफी नहीं है, क्या है प्रायोगिक, कि किस प्रकार से धरती पर मानचित्र के माध्यम से भूगोल का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से सर्वेक्षण या सर्वे के आधार पर भूगोल का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के मापक यंत्र बनाए गए, यानी कि जैसे बैरोमीटर है या टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर है, तो इनका प्रयोग और इनकी विधियां कैसे काम करती है, इन सब चीजों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से आपके संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में कुल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम 2 फैकल्टी मिलकर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें एक तो मैं स्वयं हूं
और एक आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं या फैकल्टी है अतुल सर। यानी कि अगर 5 यूनिट को देखें तो पहली यूनिट पूरी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। पहली यूनिट का मतलब क्या हो गया है भैया? पहली यूनिट का मतलब हो गया है कि मैं आपको पूरी तरह से भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगा। पहली यूनिट जो भौतिक भूगोल से जुड़ी है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भौतिक भूगोल है और भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? ये स्थल मंडल और साथ में आपको पढ़ाऊंगा वायुमंडल। फिर अतुल सर आपको क्या पढ़ाएंगे? तो आपको जलमंडल पढ़ाएंगे। जलमंडल यानी कि समुद्री भूगोल। और पढ़ाएंगे नहीं, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, यूट्यूब पर उनकी क्लास आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। 3 क्लास उनकी हो चुकी है, समुद्र भूगोल उन्होंने शुरू कर दिया है। अतुल सर आपको ज्योमंडल पढ़ाएंगे। फिर अगली जो यूनिट है आर्थिक भूगोल, ये वाली यूनिट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आर्थिक भूगोल की यूनिट के बाद अगर हम बात करें तो अगला जो मानव भूगोल है ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद जो भारत की यूनिट है इंडियन ज्योग्राफी, वो अतुल सर पढ़ाएंगे। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी आपको अतुल सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद ये वाली जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसके बाद जो प्रायोगिक भूगोल है, इस यूनिट को हम सबसे लास्ट में लेंगे और हम दोनों मिलकर के इसको डील करेंगे। यानी प्रायोगिक भूगोल को हम दोनों मिलकर के व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो भी काफी बड़ा और लंबा चौड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस को देखेंगे तो टोटल ये 10 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट में? 10। यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नेट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, उस नेट के एग्जाम में जो ज्योग्राफी सिलेबस है वो कितने यूनिट में बटा हुआ है? 10 में। अगर आप इसे नेट यूजीसी नेट के सिलेबस को अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा। और आप इस सिलेबस को अगर आप पात्रता परीक्षा के सिलेबस से मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि पात्रता परीक्षा की 5 यूनिट और यूजीसी नेट की 10 यूनिट में से 5 यूनिट आपस में मिलती है। जैसे यूजीसी नेट की पहली यूनिट क्या है? भू आकृति विज्ञान। पात्रता वालों ने इसको क्या बोला? इसको पात्रता वालों ने यूनिट का नाम दे दिया भौतिक भूगोल। यानी भू आकृति विज्ञान हो या भौतिक भूगोल हो, दोनों एक ही है। फिर इकाई 2 में क्या है? जलवायु विज्ञान, यानी कि जलमंडल है। फिर जलमंडल नहीं, जलवायु विज्ञान मतलब वायुमंडल है। फिर समुद्र विज्ञान यानी कि जलमंडल, समुद्र के बारे में। पर्यावरण भूगोल यानी ज्योमंडल। और उसके बाद में अगर आप बात करें तो फिर भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के बाद भौगोलिक तकनीकियां, यानी कि ये प्रायोगिक भूगोल हो गया, ये इंडियन ज्योग्राफी हो गई। और ऊपर की जो ये 4 यूनिट है कौन कौन सी? आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण भूगोल। ये 4 और नीचे की 2 यूनिट सीधे सीधे दोनों सिलेबस से मैच होती है। बची हुई यूनिट का क्या है सर? तो बची हुई यूनिट का मसला ऐसा है भैया कि जो बची हुई यूनिट है ना, इस बची हुई यूनिट को हम इस तरह से आपके बीच में लेकर आएंगे कि आपके पात्रता वाली परीक्षा और यूजीसी नेट का जो आप एग्जाम देते हैं क्वालिफाई होने के लिए, इनकी कॉमन यूनिट तो हम साथ में लेकर चलेंगे, दोनों कवर हो जाएंगे। और जो फिर बची हुई यूनिट यहाँ पर है उसको हम उसके बाद आपके साथ में डील करेंगे ताकि ये वाला सिलेबस भी आपका कवर हो जाए। जैसे यहाँ एक यूनिट है भौगोलिक चिंतन। तो ये क्या है? प्राचीन भारत में किस तरह भौगोलिक चिंतन होता था, यूनानी दार्शनिकों ने किस प्रकार से भौगोलिक चिंतन किया है, रोमन दार्शनिकों ने किस प्रकार भौगोलिक चिंतन किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिलती है। संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में और राजनीतिक भूगोल के बारे में भी आपको पढ़ना है कि किस प्रकार भूगोल संस्कृति पर प्रभाव डालता है या संस्कृति से भूगोल प्रभावित होता है, किस प्रकार भूगोल समाज पर प्रभाव डालता है, किस प्रकार से समाज भूगोल से प्रभावित होता है और राजनीति किस तरह से भूगोल से प्रभावित होती है। ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास, जनसंख्या, ये सारी चीजें जो पात्रता सिलेबस में नहीं आ पाई है और यूजीसी नेट के सिलेबस में है, इन दोनों को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो शुरुआत में हम आज का पहला जो टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं और पहले टॉपिक का जो नाम है वो नाम है भूगोल का डेवलपमेंट किस तरह से इस पृथ्वी पर हुआ है। भूगोल किस प्रकार से एक विषय के रूप में विकास किया है। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें अपने तरीके से समझा देता हूं, फिर आपको ये जो फाइल अपने सामने है इस फाइल पर आपको समझा दूंगा। आपको मैं कुछ चीजें ऐसे समझाता हूं। अगर आपने देखा हो तो एक भारत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? भारत में बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आर्यभट्ट। ये पेन
अच्छा व्हाइट है, ग्रीन है कलर। चलिए आपको मैं इसी स्क्रीन पर समझाता हूँ कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ, क्या हम बात करने जा रहे हैं। आपने एक महान विद्वान का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। सुना है आपने? उन्होंने बिल्कुल सर सुना है। ये भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक और चिंतक थे। गणित, विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने कई तरह के रिसर्च करके देखे। पर आपको क्या ये पता है कि ये किस युग के व्यक्ति हैं या किस साल के व्यक्ति हैं? तो आप पाएंगे कि ये व्यक्ति चौथी सदी यानी कि 4th सेंचुरी के व्यक्ति हैं। चौथी सदी में इनका जो है जन्म हुआ था और भारत के एक महान खगोल विज्ञानी हैं जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। यानी कि आपने अगर सुना हो तो एक भारत में शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके शासन काल के दौरान ये व्यक्ति आर्यभट्ट जो कि भारत के एक बहुत बड़े खगोल विज्ञानी हैं, इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना जीवन का ज्यादातर समय रिसर्च में लगाया किस तरह के, और ये भारत के एक प्राचीन कालीन बहुत बड़े खगोल विज्ञानी माने जाते हैं। चौथी सदी के व्यक्ति हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान इनका जो है जीवन काल जो है व्यवस्थित हुआ। और ये जो व्यक्ति हैं इनके एक शिष्य हुए थे लटदेव। क्या नाम है? लटदेव। लटदेव किनके शिष्य हैं? लटदेव आर्यभट्ट के शिष्य हैं। आर्यभट्ट के शिष्य का नाम क्या है? लटदेव है। लटदेव नाम के व्यक्ति ने, जो आर्यभट्ट के शिष्य हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। क्या नाम का ग्रंथ लिखा? सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में पहली बार लटदेव ने पृथ्वी के लिए भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि अगर हम भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द कैसे आया? भूगोल शब्द अगर हम देखें तो भारत के प्राचीन इतिहास में एक व्यक्ति है जिनका नाम लटदेव है, आर्यभट्ट के शिष्य हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी। संस्कृत भाषा की ये पुस्तक जो है इसका अरबी और फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। सूर्य सिद्धांत नाम की इस पुस्तक में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, भूगोल शब्द का प्रयोग भारतीयों ने किया? बिल्कुल सही बात है। ये हिंदी शब्द है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार गोल है। इसका मतलब हमारे देश के महान चिंतकों ने पहले क्लियर कर दिया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, चौरस नहीं है, आयताकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। ये हमारे यहाँ के दार्शनिक चिंतकों की देन है कि उन्होंने पहले बता दिया कि पृथ्वी कैसी है, कैसी है? गोल है। लेकिन जब भारत में लटदेव ने अपनी पुस्तक में भूगोल के बारे में, इस पृथ्वी के आकार के बारे में चर्चा की, उसी समय यूनान में एक और दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है इरेस्टोस्थनीज। उन्होंने भूगोल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? ज्योग्राफी। क्या शब्द प्रयोग किया? ज्योग्राफी शब्द प्रयोग किया। ज्योग्राफी शब्द जो है ये हम अंग्रेजी में यूज करते हैं, और ये जो शब्द है ये किसने प्रयोग किया है? इरेस्टोस्थनीज ने प्रयोग किया है। तो सर इन्होंने जब ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि भूगोल विषय किस तरह से भविष्य में डेवलप हुआ। तो शुरुआत कर लेते हैं वापस से। सबसे पहले समझते हैं कि भूगोल के बारे में सबसे अच्छी परिभाषा कौन देते हैं। तो मैंने देखा कि भूगोल विषय के बारे में दो बड़ी बेहतरीन परिभाषा हमें देखने को मिलती है। पहली परिभाषा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का यानी ब्रह्मांड का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फल और भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यानी भूगोल कैसा विषय है? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत किन किन चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है? तो लोगों को विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है, आकाशीय पिंडों का ज्ञान प्राप्त होता है, स्थल महासागरों का प्राप्त होता है, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है, वनस्पतियों के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जो फल हैं उनके बारे में, और साथ में भूमि के धरातल पर जो पर्वत, पठार, मैदान जैसी चीजें हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन है? ये भैया स्ट्रैबो नाम का व्यक्ति है। यूरोप का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था स्ट्रैबो, जिसका चित्र यहाँ लगा हुआ है, ये स्ट्रैबो है। इनके द्वारा ये कहा गया था कि भूगोल एक विषय है जिसके अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सब किस
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके मुंह से एक लाइन में निकलेगा कि सर हम सब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्जाम का नाम है संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1। लेकिन किस विषय की तैयारी कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया अगर मान लीजिए आप भूगोल की 5 यूनिट जो संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में आने वाली उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है, किस तरह इस विषय का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी शाखाओं के बारे में इस विषय में पढ़ा जाता है, किन लोगों का इस विषय को डेवलपमेंट के लिए योगदान है, इन चीजों की जानकारी होना चाहिए। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं कि भूगोल किस तरह का विषय है, कैसे इस विषय का विकास हुआ, किस तरह से इसकी ब्रांचेस बनी, किस तरह से इस विषय की अलग अलग विचारधाराएं बनी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए भी पता होना चाहिए कि सिलेक्शन लेने के बाद जब आप किसी स्कूल में अपने विद्यार्थियों को हमारी तरह पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भूगोल है क्या। वो बच्चा पूछेगा सर भौतिक भूगोल क्या होता है, तो आप बता देंगे बेटा भौतिक भूगोल में पर्वत भी आते हैं, पठार भी आते हैं, मैदान भी होते हैं, पृथ्वी की धरातलीय संरचना आती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आती है। पर मान लो मैं पूछ ले कि भूगोल क्या है, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि भूगोल क्या है। तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल महासागरों का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों के बारे में, भूधरातल के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो वस्तुएं पाई जाती है या वस्तुओं के अलावा और भी जो इससे जुड़ी हुई चीजें पाई जाती है उसका अध्ययन करने को मिलता है। और ये परिभाषा किसने दी? स्ट्रैबो ने। लेकिन उससे भी शानदार परिभाषा किसने दी ये समझिए। एक बहुत बड़े यूनानी विद्वान हुए और उनका नाम क्या है? टॉलमी। यूरोपीय व्यक्ति थे, ये कह लीजिए पहली सदी में इनका जन्म हुआ था। आज 21वीं सदी चल रही है, 2000 साल पुरानी बात है, इनका जन्म हुआ यूरोप में। और इन्होंने टॉलमी नाम के महोदय ने एक परिभाषा दी भूगोल को लेकर। क्या परिभाषा दी? कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है। इस बात पर गौर कीजिए कि ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये जो भूगोल है ना भैया, ये पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक विज्ञान है। यानी भूगोल एक प्रकार से भले आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, आप इसे आर्ट्स का सब्जेक्ट मानते हो, कला का सब्जेक्ट मानते हो, कला संकाय में पढ़ते हो, लेकिन असल में क्या है? ये प्योर विज्ञान है, साइंस है। ये पूरा सिस्टम भूगोल का साइंस पर टिका हुआ है। पौने कैसे चलेंगी तो आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी, वायु दाब पढ़ोगे तो आपको साइंस समझना पड़ेगा। यानी आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तब आपको भूगोल समझ में आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का विज्ञान है। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। ये बात किसने कही? टॉलमी ने। अगर आपसे ये परिभाषा एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा दार्शनिक था जिसने, देखो आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, लेकिन आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, ये सामने पीडीएफ चल रही है। यहाँ पढ़ाने के बाद यही पीडीएफ आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से ये नोट्स मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समझने पर जोर कीजिए। जहाँ आपको लगे कि हाँ कुछ चीजें हमें नोट करनी है, वहाँ बारीक चीजों को नोट कीजिए कि हाँ इनको हम बाद में, ऐसा नहीं हो कि सर ने बताया हम भूल जाए। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि भूगोल के लिए अंग्रेजी का शब्द क्या है, तो आप क्या इसका नोट्स बनाएंगे? आपको सबको पता है अंग्रेजी शब्द क्या है। ज्योग्राफी कहाँ से आया? तो भैया ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो इसके लिए आपको हम कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि हम आपको पढ़ाएं, समझाएं और फिर कंटेंट भी उपलब्ध कराएं। और जहां हमें लगेगा वो आपसे बिल्कुल कह देंगे कि आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको अभी भूगोल की 2 परिभाषा बताई, जिससे हमें भूगोल का जो भी एक नेचर है वो समझ में आया कि क्या इसमें पढ़ा जाता है, क्या इसमें हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह की बातें इस विषय में होती है। ये बातें हमें इन 2 परिभाषाओं से क्लियर होती है कि इसका नेचर कैसा है, तो साइंस वाले सब्जेक्ट का नेचर है, और क्या क्या पढ़ना होता है, तो इन चीजों को हम यहाँ पढ़ते हैं। ये सारी चीजें और इससे जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री है वो सब इस विषय में पढ़ी जाती है। तो आपको ये समझ में आया कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले। अच्छा ये कौन है सर? ये स्ट्रैबो है। और ये कौन है? ये टॉलमी है। दोनों यूरोप के व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि सर आगे ये बताइए कि भूगोल के लिए 2 लोगों ने शानदार परिभाषा तो दे दी, लेकिन
लेकिन ये बताइए हमें सर कि ये जो सब्जेक्ट है इसका डेवलपमेंट किस तरह से या किस युग में शुरू हुआ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भूगोल एक प्राचीन भारतीय शब्द है। अगर मैं केवल इस शब्द की बात करूं, इस शब्द को भूल जाओ, ज्योग्राफी शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर मैं केवल क्या शब्द की बात करूं, भूगोल, तो ये जो शब्द है ना, ये प्राचीन भारतीय शब्द है। उन्हें सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे है, कैसे कह रहे हैं आप ये बात? तो भैया ये बात ऐसे कह रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, विद्वान का नाम क्या है, लटदेव है। किसके शिष्य हैं? आर्यभट्ट के शिष्य हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन ग्रंथ लिखा, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा, जिसका बाद में मुगलों के काल में अरबी भाषा में और फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। जब मुगल भारत में आए तो अरबी और फारसी भाषा भी आई, उस भाषा में इसका अनुवाद हुआ, बाद में फिर इसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। तो ये देखिए हिंदी अनुवाद किसने किया है, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने सूर्य सिद्धांत का हिंदी अनुवाद किया है। तो संस्कृत भाषा में सूर्य सिद्धांत नाम का जो ग्रंथ लिखा गया, जिसे लटदेव ने लिखा, लटदेव के द्वारा रचित ये ग्रंथ जो है, इसमें पहली बार भूगोल शब्द का इस्तेमाल हुआ। यानी ये स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा नहीं है, चौड़ा नहीं है, बल्कि गोल है। कैसा आकार है, गोल है। और आज हमें पता है, साबित हो चुका है, साइंस साबित कर चुका है कि ब्रह्मांड के जो अधिकांश पिंड है उनका आकार या शेप लगभग गोलाकार है या अंडाकार शेप है, ठीक है ना। तो ये बात हमें किस व्यक्ति ने पहली बार बताई, लटदेव ने। यानी भारतीयों का किस प्रकार से भूगोल विषय के डेवलपमेंट में योगदान शुरू होता है, तो कहां से शुरू दिखाई देता है, आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट के शिष्य इस योगदान को आगे बढ़ा देते हैं। और साथ में एक और चीज बताता हूं, भूगोल के लिए अंग्रेजी का जो शब्द है वो क्या है, वो शब्द है ज्योग्राफी, ये शब्द है। अब इस शब्द को देखिए, यहाँ दो शब्द आए, जियो प्लस ग्राफी। जहां भी आपके सामने ये ग्राफी शब्द आ जाए ना, इसका हिंदी में मीनिंग निकलेगा वर्णन। किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्राफी शब्द लग जाए तो समझ जाओ उसका हिंदी मीनिंग क्या है, वर्णन। वर्णन मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन यानी ग्राफी। और एक जो शब्द है ये यहाँ क्या लगा है, जियो। ये वो वाला जियो नहीं है जो रिलायंस कंपनी का है, जियो धन धनाधन, ये वाला जियो नहीं है। ये जियो और ये जियो में अलग अंतर है। ये रिलायंस कंपनी का जियो है, जियो हॉटस्टार, रिलायंस जियो के पेट्रोल पंप, जियो टेलीकॉम कंपनी, तो ये जियो अलग है और ये जियो अलग है। इस जियो में ये जी जो लगा है, इस जियो शब्द का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पृथ्वी, अर्थात किसका वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। उन्होंने कि सर हमें ये बात किसी और तरीके से समझाइए, मैं आपको और समझा देता हूं। बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोग्राफी, ये जो लॉजी और ग्राफी शब्द है ना, इनका मतलब ही होता है वर्णन करना या विस्तार देना। और इन शब्दों के आगे जो शब्द लग जाता है, समझ जाओ उस विषय के बारे में वर्णन और विस्तार है। बायोलॉजी का विस्तार यानी कि जीवमंडल के बारे में विस्तार, बायोग्राफी यानी किसी व्यक्ति के जीवन की वृत्तांत के बारे में लिखना ही। संस्कृत में या हिंदी में या अन्य भाषाओं में आपने देखा होगा कि लोग बायोग्राफी लिखवाते हैं। एक होती है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफी शब्द का मतलब क्या है, वर्णन, एक्सप्लेनेशन। और जियो का मतलब पृथ्वी, यानी क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन। यानी अंग्रेजी में भूगोल का क्या मीनिंग है, अंग्रेजी में भूगोल को कहते हैं ज्योग्राफी। जैसे प्याज को अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, उसी तरह भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दो कि ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी में आया है, ये अंग्रेजी का शब्द जो है ना, ये दो यूनानी शब्दों का मेल है। कौन से दो यूनानी शब्द हैं, एक तो जियो जिसका अर्थ पृथ्वी है, और दूसरा ग्रेफोस जिसे हम ग्राफी बोल रहे हैं, इसको यूनानी भाषा में ग्रेफोस बोलते हैं। जिसे यहाँ ग्राफी बोला जा रहा है अंग्रेजी में, यूनानी भाषा में उसको क्या बोला गया है, ग्रेफोस। जैसे कुछ इलाकों में प्याज को कांदा कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते प्याज को कांदा। ऐसे समझ लो कि ग्राफी को यूनान में क्या कहते हैं, ग्रेफोस। जैसे भारत में ज्यादातर इलाकों में प्याज बोला जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में प्याज को कांदा भी बोलते हैं। एमपी और महाराष्ट्र के इलाकों में क्या बोलते हैं, कांदा। तो इसी तरह जो ग्राफी शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसका यूनानी में जो शब्द है वो क्या है, ग्रेफोस है। तो यूनानी शब्द जो ग्रेफोस है, इसका मतलब क्या है, वर्णन। ग्राफी हो या ग्रेफोस हो, हिंदी में मतलब एक्सप्लेनेशन या वर्णन है। इनसे मिलकर के जो संयुक्त अर्थ निकलता वो क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन बनता है। क्या बनता है? अब मुझे बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आई?
क्या क्या चीजें समझ में आई कि अगर कोई हमसे पूछे कि वास्तव में भूगोल क्या है तो हम क्या कहेंगे, हम टॉलमी की परिभाषा बताएंगे। जब आप टीचर बन जाएं तो टीचर बनने के बाद भी आप इस पीडीएफ को संभाल के रखना ताकि आप पढ़ करके अपने बच्चों को बता सकें। बहुत जगह जगह से अलग अलग किताबों से इकट्ठा करके कंटेंट यहाँ लाए हैं और कई तरह के विद्वानों ने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन जो सबसे बेस्ट परिभाषाएं हमें पढ़ने को मिलती है दो है। कौन सी दो है सर? पहली स्ट्रेबो की परिभाषा और दूसरी टॉलमी की। सबसे छोटी कौन सी है? टॉलमी की। लेकिन टॉलमी जो बात 2 लाइन में कह रहे हैं वही बात स्ट्रेबो 6 लाइन में कह रहे हैं, 5 लाइन में कह रहे हैं। मान लीजिए आप किसी क्लास में जाने वाले हैं और आप भूगोल पढ़ाने वाले हैं, टीचर बन चुके हैं। कल्पना करिए, वो कल्पना करना पड़ेगी कि आप टीचर हैं। मान लीजिए अपने आप को अब से, क्योंकि अब आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मान लीजिए आप टीचर बन गए और ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में इंटर किए और किसी बच्चे ने पूछा सर बताइए भूगोल क्या है, तो आपके सामने 2 बातें हैं। कोई छोटा बच्चा है, सामान्य बच्चा है, छोटी क्लास का बच्चा है, तो आप उसे ये कह सकते हैं, जिसको पहली बार भूगोल पढ़ने को मिल रहा है उसे आप क्या कहेंगे, बेटा भूगोल ये है। इन चीजों के बारे में भूगोल में चर्चा होती है। ये विषय के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इन सारी चीजों की चर्चा जिन विषय में होती है वो भूगोल है। और मान लीजिए बड़ी क्लास में गए जहाँ अच्छे स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा सोचते समझते हैं, चिंतन अच्छा करते हैं, उनको आप ये 2 लाइन बता दीजिए क्या कि भूगोल पृथ्वी की झलक को, पृथ्वी की झलक मतलब पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, अन्य प्रकार की प्रजातियां, वायुमंडल, जैवमंडल, जीवमंडल, इन सबके बारे में जानकारी देने वाला सब्जेक्ट भूगोल है। और पृथ्वी की झलक इससे हमें पता चलती है। और पृथ्वी की झलक अगर आपको एक बार देखने को मिल गई तो आपने एक तरह से स्वर्ग देख लिया। तो स्वर्ग में देखने वाला आभा में क्या है? विज्ञान है। आप उसे कहेंगे कि बेटा ये सब्जेक्ट एक प्रकार का साइंस का सब्जेक्ट है। बिना साइंस को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझे ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अब एक और चीज, फिर आपसे वो बच्चा पूछेगा कि सर ये भूगोल शब्द कहां से आया, कैसे पता चला कि ये पृथ्वी जो है वो गोल है? भाई बच्चे हैं, सवाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे आपके दिमाग में भी आता होगा कि यार ये भूगोल शब्द तो हो सकता है आपने यही पढ़ा हो अभी तक, लेकिन इसके बारे में आपको ना पता हो। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे इस समय जो मेरी क्लास इस समय जो देख रहे हैं उनको ये बात पता थी? वो जरा कमेंट करके बताए कि हाँ सर हमें ये बात पता थी। कौन सी वाली बात? कि भूगोल शब्द एक प्राचीन भारतीय शब्द है। अभी तक हम जितनी भी 11-12 की या अन्य किताबों को देखते हैं, एनसीईआरटी वगैरह की, उसमें पता है क्या पढ़ने को मिलता है कि भूगोल जो है वो अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी से बना है, या ज्योग्राफी शब्द भूगोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये 2 यूनानी शब्दों से बना है, जियो एंड ज्योग्राफी से बना है, जहाँ जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन है, और जिसका संयुक्त अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। खत्म बात। ये बात तो आपको किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन ये बात कितनों को पता है? पता नहीं क्या बात है। यही तुम करेंगे सर, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे आप क्या? बेटा आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए एक हमारे संस्थान में एक शानदार फैकल्टी है, अतुल सर, अतुल गर्ग सर, वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना? उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि भूगोल क्या है? भूगोल के बारे में दुनिया के महत्वपूर्ण विद्वान क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने इसके बारे में बताया और इसका अर्थ क्या निकलता वो आपको समझ में आया। अब आते हैं आगे अगली स्लाइड पे। देखिए भूगोल अर्थात ज्योग्राफी शब्द। अब देखो यहाँ समझना बात को, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? हिंदी में अगर देखें तो या इस हिंदी शब्द का प्रयोग किया लटदेव ने। कहाँ किया? अपनी किताब जो संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी सूर्य सिद्धांत। सर कब की बात है? 5वीं सदी की बात है। 5वीं सदी का ये ग्रंथ जो है इसमें पहली बार भूगोल शब्द हिंदी में या संस्कृत में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थनीज। उन्होंने ये इरेस्टोस्थनीज है जो यूनान का रहने वाला व्यक्ति है, इसने जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, ये व्यक्ति कौन सी सदी का व्यक्ति था? ये व्यक्ति भैया ईसा से 3री सदी पहले का, 3री सदी ईसा पूर्व का व्यक्ति था। यानी जब भारत में यूं कह लीजिए, भारत में जब मौर्य काल अस्तित्व में था, इतिहास को उठाकर देखें तो जब भारत में मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन काल हुआ करता था, उस समय यूनान के इलाकों में इरेस्टोस्थनीज नाम का एक दार्शनिक था। इस दार्शनिक ने पहली बार कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी शब्द इस्तेमाल किया, और इसीलिए इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ खोज की जिसके कारण इन्हें भूगोल का क्या कहा गया, पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हु इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से जैसे आपको पता होगा जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है ना, अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा। उसी तरह से जैसे अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र विषय का जनक एडम स्मिथ है। उसी तरह से अगर कोई पूछेगा कि बताइए ज्योग्राफी विषय का जनक कौन है, तो किसको माना जाता है, इरेटोस्थनीज को माना जाता है। कौन है भाई साहब ये यूनान का रहने वाला एक दार्शनिक है, विद्वान व्यक्ति है। कब के समय की बात है, तो 3री सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा से भी 300 साल पहले, जब भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था, उस समय यूनान के इलाकों में सिकंदर का शासन हुआ करता था। सिकंदर, वही सिकंदर जो घनानंद के काल में भारत तक आ गया था, झेलम नदी किनारे आ गया था, आचार्य चाणक्य के तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास पहुंच गया था। वही व्यक्ति के काल में इरेटोस्थनीज एक ग्रीक दार्शनिक था। उसने पहली बार ये बताया कि पृथ्वी एक गोल पिंड है। वैसे तो हमने बता दिया था, लेकिन इसने बताया कि पृथ्वी एक गोल पिंड है, और साथ में इस व्यक्ति ने पहली बार पृथ्वी की परिधि की बात की। परिधि समझते हैं, किसी भी गोलाकार पिंड को अगर आप देखेंगे तो उस पिंड में परिधि होती है। ये परिधि, ये देखिए, ये किसी भी गोलाकार पिंड का मान लीजिए केंद्र है, सेंटर है, और इसके आसपास का जो भी घेरा है इसे परिधि बोलते हैं। तो पृथ्वी की परिधि के बारे में पहली बार एग्जैक्ट अनुमान लगाने वाला व्यक्ति कौन माना जाता है, इरेटोस्थनीज। आप इस व्यक्ति के बारे में गूगल कीजिएगा, ये अंग्रेजी का शब्द गूगल पे डाल दीजिएगा, आपको इरेटोस्थनीज के बारे में सब पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या किया है और क्यों इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ऐसे थोड़ी ना कोई व्यक्ति भूगोल का या जीव विज्ञान का या अर्थशास्त्र का पिता बन जाता है। पिता बनने के लिए भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको अगर इनमें से आप में से कोई शादीशुदा व्यक्ति होगा या वैवाहिक जीवन जी रहा होगा, तो अगर पिता बनने का उसे सौभाग्य मिला होगा, माँ बनने का सौभाग्य मिला होगा, तो उसे पता होगा कि कैसे चीजें डेवलप होती हैं। भूगोल का पिता बनना आसान नहीं था, कुछ किया है तभी भूगोल का पिता। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया भूगोल और मैं पिता हो गया भूगोल का। रिसर्च करना पड़ता है। तो भूगोल का पिता कौन, इरेटोस्थनीज। लेकिन ये कब की बात है सर, ये तो आप कह रहे 3री सदी ईसा पूर्व। तो फिर आगे क्या हुआ, धीरे धीरे करके भूगोल में कई प्रकार की खोज हुई, अलग अलग देशों की यात्राएं हुई, अलग अलग दार्शनिक अलग अलग देशों में यात्राएं करने गए। उन्होंने फिर दुनिया के मानचित्र का नक्शा बनाया, अलग अलग महाद्वीपों की खोज हुई, समुद्री मार्गों की यात्रा की गई। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, वास्को डी गामा, भारत का समुद्री मार्ग खोजने वाला व्यक्ति।